हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन मेडिकल लेक्चर। नया टॉपिक, नई डिसीज, स्लिप डिस्क डिसऑर्डर। बिल्कुल होता क्या है, क्या इसका कोज है, रिस्क फैक्टर क्या है, कॉमन साइट क्या, सिम्टम्स इसके क्या हो गए, टाइप्स कितने प्रकार की बीमारी है, कॉम्प्लिकेशन, प्रिवेंशन, मेडिसिन, दवाइयाँ, सारी चीजें इस वीडियो में आपको मैं डिटेल से डिस्कस करने वाला हूँ। सब ए टू जेड, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषा में। मेडिसिन भी बताऊंगा सबसे वीडियो के लास्ट में। इसका ट्रीटमेंट मैं आपको बताऊंगा, पहले डिसीज एक्सप्लेन करूंगा, स्लिप डिस्क डिसऑर्डर। बट डोंट बी टेक सेल्फ मेडिकेशन, वीडियो इज ओनली फॉर मेडिकल स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं, डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। अ कंडीशन वेयर द इंट्रावर्टिब्रा डिस्क बिटवीन द स्पाइनल बोन रप्चर और प्रेसिंग ऑन नियर बाय नर्व, यानी कि रीढ़ की हड्डी के बीच स्थित डिस्क का फटना या बाहर की ओर निकल आना, जिसमें नसों पर दबाव पड़ता है। क्या प्रॉब्लम है ये? स्लिप डिस्क किसे कहते हैं भैया? हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, यहाँ पर पेशेंट को, छोटे छोटे व्यक्ति को गुट्टे होते हैं, सभी को गट्टे टाइप के होते हैं, ये डिस्क होती है। कभी कभी ये डिस्क क्या होती है, पीछे खिसक जाती है, टूट जाती है, रप्चर हो जाती है और यहाँ की जो नसें हैं उनको दबा देती है। इस बीमारी को स्लिप डिस्क के नाम से जानता है। काफी सीवियर प्रॉब्लम है जिसको डिटेल से समझना होगा हमें। दिस टाइप ऑफ डिसीज कॉल्ड स्लिप डिस्क डिसऑर्डर, इस प्रकार की बीमारी को स्लिप डिस्क, जिसमें क्या हो रहा है, पीछे रीढ़ की हड्डी की नस दब जाना, टूट जाना, इसी प्रॉब्लम्स को स्लिप डिस्क डिसऑर्डर कहते हैं। मोस्टली अफेक्टेड लंबर L4 L5 L5 S1 एंड ज्यादातर जो है बेसिकली कौन सा लंबर, 4 नंबर वाला लंबर, 5 नंबर वाला, या फिर 5 नंबर S1 लंबर। यहाँ पे जो लंबर होते हैं ना, इस लंबर किसे कहते हैं? ये जो गट्टे इनके नाम दिए गए, L1 L2 L3 L4 L5 लंबर जो है, ये इनमें जो ज्यादातर 4 नंबर और 5 नंबर वाले जो डिस्क है वो सबसे ज्यादा खिसकने को मिलती है पेशेंट के अंदर देखने को। बात करूं मैं कोजेस की, तो क्या कारण हो सकता है, ऐसा क्यों होता है भैया, खिसक गई, क्या कारण हो रहा है? तो पेशेंट में हैवी लिफ्टिंग विद पुअर पोस्चर, यानी कि अधिक वजन उठाना, यानी कि गलत मुद्रा में आप बिल्कुल अच्छे से नहीं उठा रहे हो, किसी भी वेट को ठीक से आप नहीं उठा पा रहे हो, इस वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा बात करूं तो अगर आपकी उम्र में उम्र बढ़ने से भी डिस्क घिसाव हो सकता है, यानी कि डिग्रेडेशन हो सकता है विद एज रिलेटेड वेयर, मतलब अगर आपकी उम्र ज्यादा है तब भी आपको ऐसा देखने को मिलेगा। साथ में सडन ट्रॉमा और इंजुरी, यानी कि कोई चोट लग गई हो, पीछे पीठ के बल गिर गए हो, या किसी भी प्रकार से, किसी भी कारण से कोई चोट लग गई हो, तब भी ऐसा हो सकता है। ओबेसिटी, अगर बहुत ज्यादा आप मोटे हो, मोटापा ज्यादा है, तो पेट आपका बाहर निकलेगा, पीछे से खिंचाव डलेगा, उससे भी आपकी जो स्लिप डिस्क डिसऑर्डर आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बात करूं सेडेंट्री लाइफस्टाइल, यानी कि निष्क्रिय जीवन शैली, आप कुछ भी उल्टा सीधा कर रहे हो तो उस वजह से भी आपको हो सकता है। जेनेटिक, ये अनुवांशिक भी हो सकता है गाइज, अगर आपकी फैमिली में किसी हो तो बहुत कम, रेयर होते हैं अनुवांशिक केसेस, तो बाकी तो नॉर्मल, बट हाँ जेनेटिक भी एक कोज है, जेनेटिक भी एक रीजन है जिसकी वजह से होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। रिस्क फैक्टर किसमें, मतलब जो है जोखिम क्या होता है, कारक क्या होता है? जैसे कि एज 30 से 50 साल की उम्र में ज्यादातर रिस्क रहती है स्लिप डिस्क की। पुअर पोस्चर, गलत बैठना, खड़े होना, मतलब आप ठीक तरह से नहीं बैठ रहे हो, गलत तरीके से खड़े रह रहे हो, तो भी आपको हो सकता है। स्मोकिंग, धूम्रपान एक रीजन बन सकता है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, व्यायाम की कमी, अगर आप बेसिकली फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तो भी हो सकता है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रेंथ, यानी कि मेहनत वाला कार्य, आप मान लीजिए ऐसे कोई काम कर रहे हो जो बहुत मेहनती हो, जैसे कि हिमालय वगैरह होती है, कंधे पे वजन रखना, ज्यादा बोरिया उठा के चलना, हालांकि अब तो मशीनें आ गई है बट फिर भी काम होता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, उसकी वजह से भी लोगों को वजन उठाना, कंटिन्यूसली एक पोस्चर में बैठ जाना, उससे भी पेशेंट को ये रिस्क फैक्टर बनते हैं। कॉमन साइट, सामान्य स्थान कहाँ पे होता है? बेसिकली मैंने बोला L4 और L5 और L5 S1 तक हो सकता है। सर्वाइकल स्पाइन C5 से C6 से C6 से C7 तक। देखिएगा क्या होता है, अगर आपने एनाट फिजियो पढ़ी हो तो यहाँ पे आपकी जो है स्पाइनल होती है, स्पाइनल में थोरेसिक भी होता है, लंबर्स भी होते हैं, साथ में सर्वाइकल भी होते हैं। तो सर्वाइकल जो बेसिकली बोला है 5 6 और 7 तक,
ठीक है। तो ये 5 नंबर वाला यहाँ पे होता है, यहाँ पे इससे भी स्लिप डिस्क हो सकता है आपको, और 6 नंबर पे भी स्लिप डिस्क हो सकता है, 7 नंबर पे भी हो सकता है। यहाँ पे कब, जब आप गलत तरीके से सो रहे हो, ऊंचा नीचा रख के सो रहे हो, उल्टा आप लटक रहे हो, कुछ एक्सरसाइज में ऐसा हो रहा है, वजन उठाने में, तो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। ये कुछ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है। सिम्टम्स, आइए लक्षण की बात करते, बीमारी में क्या लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। लोकलाइज्ड ऑफ बैक और नेक पेन, गर्दन में दर्द होना, नीचे कमर पे दर्द रहना, ये समस्या पेशेंट को बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा रेडिएटिंग पेन, यानी कि साइटिका वाला दर्द, पर एक्चुअल में साइटिका नहीं होता, रेडिएटिंग पेन होगा, उसके जैसा दर्द है, बट एक तरफ पैर या हाथ में दर्द फैलने वाला दर्द, यानी कि इस तरह हाथों में आ रहा है दर्द, पीछे आ रहा है, तो इसको स्लीप डिस्क डिसऑर्डर में कंसिडर करते हैं। नर्वनस और इसके अलावा टिंगलिंग, यानी कि सुनने या झुंझुनाहट। अब क्या होता है, किसी व्यक्ति को पैरों में सुनपन आ जाता है, धीरे धीरे सुन होता है, वो पूरे पैर ही ब्लॉक हो जाते हैं। हाथों में सुनपन होना और पूरा पैरालिसिस जैसी कंडीशन बन जाना, ये सारे स्लिप डिस्क, क्योंकि वहां पे बैक साइड पे आपकी नस दबी हुई है जो कि फंक्शनिंग प्रॉपरली नहीं करने दे रही है। तो लोकलाइज बैक नेक पेन हो सकता है, रेडिएशन थेरेपी हो सकता है, रेडिएटिंग पेन हो सकता है साइटिका, नमनस या टिंगलिंग, सुन्नी हाथों में सुनपन आना, ज्यादा झंझनाट लगना, या फिर आपको झुंझुनी टाइप की होना, ये सारी दिक्कत आपको आपके स्लिप डिस्क डिसऑर्डर में देखने को मिलेगी। इसके अलावा मसल वीकनेस इन लिम्ब, आपके अंगों में जो मसल की जो वीकनेस हो जाएगी बहुत ज्यादा। डिफॉल्टी स्टैंडिंग और वॉकिंग, यानी कि खड़े होने में या चलने में डिफॉल्ट रहेगा, ठीक से आप वॉक नहीं कर पाओगे, चल नहीं पाओगे। इसके अलावा ब्लैडर और बाउल डिसफंक्शनिंग, सीवियर केस होता है ये, मूत्र या मल में नियंत्रण में जो है, बेसिकली क्या होगा, पेशेंट जो यूरिन है वो होल्ड नहीं कर पाएगा, मल मूत्र में अपना कंट्रोल नहीं रहेगा उसका, ऐसी कंडीशन भी सीवियर होने पर देखने को मिलती है पेशेंट के अंदर। टाइप्स की बात करूंगा तो गाइस 3 टाइप की होती है आपकी, बेसिकली ये होती है आपकी ब्लूगिंग डिस्क। ब्लूगिंग डिस्क जो होती है बाहर की ओर फैली हुई हड डिस्क, यानी कि डिस्क जो है बाहर खिसक गई है, टूटी नहीं है, रप्चर नहीं हुई है, फटी नहीं है, बस बाहर खिसक गई है, ब्लूगिंग डिस्क कहते हैं। इसके अलावा हेरिनेटेड डिस्क होती है। हेरिनेटेड डिस्क मतलब डिस्क का फट जाना, जो आपकी जो हड्डी है नस है पीछे की, जो वो फट गई है, डिस्क पूरी टूट चुकी है। इसके अलावा डिस्क का टुकड़ा टूटकर नस में घुस जाना, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं सेक्योस्ट्रेटेड डिस्क डिसऑर्डर। ठीक है, तो 3 प्रकार है, इंपॉर्टेंट है, आप माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट आता है डायग्नोसिस, हम फिजिकल कैसे भी एग्जामिनेशन कर सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन शारीरिक मतलब रिफ्लेक्स आप करके देख सकते हो, स्ट्रेन मतलब पेशेंट को आप स्ट्रेच करके देख सकते हो, उसको कहाँ दर्द है, वो स्लिप डिस्क डिसऑर्डर में जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो इजीली प्रोसेस से समझ पाते हैं। इसके अलावा एमआरआई होना, मोस्ट एक्यूरेट एमआरआई वगैरह जो है एग्जैक्टली आप पता कर पाते हो एमआरआई से। सिटी स्कैन भी की जा सकती है और एक्सरे भी किया जा सकता है, तो रूल आउट द फ्रैक्चर वगैरह देखने के लिए आप एक्सरे कर सकते हो, वैसे एमआरआई इज अ सफिशिएंट। एमआरआई से सब पता लग जाता है पेशेंट का। ठीक है, ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो बेसिकली जो ट्रीटमेंट में ऑप्शन आपके पास बहुत सारे मेडिसिनल ऑप्शन होता है, सर्जरी होती है, इसके अलावा आपके जो है नॉन सर्जरी होती है, रेस्ट एंड पोस्चर करेक्शन करना, आराम से मतलब पेशेंट को रेस्ट करवाना, ठीक से रखना। इसके अलावा सर्जरी में जो होती है माइक्रो डिसेक्टोमी होती है। माइक्रो डिसेक्टोमी जो है एक प्रोसीजर है जिससे करते हैं हम लोग। लेमिनेक्टोमी जो होती है, इसके अलावा स्पाइनल फ्यूजन होता है। ये 3 मेथड है सर्जरी में, जो कि अगर जरूरत हो, बहुत ज्यादा सीवियर हो तो यूज करते हैं फिर इसको। कॉम्प्लिकेशन, जटिलता की बात करेंगे, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे कि क्रोनिक पेन, पुराना दर्द जो है पेशेंट को रह सकता है। कॉम्प्लिकेशंस में और आपकी जो था परमानेंट नर्व डैमेज, आपकी नसें जो है स्थायी रूप से नुकसान होना, परमानेंट जो नस है वो कंप्लीटली डैमेज हो चुकी है। मसल एट्रोपी, मांसपेशियों का सिकुड़ जाना, ऐसी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगी। प्रिवेंशन की बात करेंगे, मेडिसिन आपको बता रहा हूं मैं आगे। प्रिवेंशन की बात करेंगे तो मेंटेन प्रॉपर पोस्चर, मुद्रा को सही करना, मतलब ठीक से रहना, पोस्चर को ठीक करना, बेल्ट वगैरह यूज कर सकते हो। अवॉइड
फिटिंग हैवी वेट यानी कि इनकरेक्टली मतलब जो भारी वजन है सही ढंग से उठाना, अगर कोई हैवी वेट उठाना है तो तरीके से आपको उठाना होगा। रेगुलर एक्सरसाइज एंड कोर स्ट्रेचिंग मतलब नियमित व्यायाम करना, स्ट्रेच करना बॉडी को, ये चीज इंपॉर्टेंट है। हेल्दी वेट मेंटेनेंस यानी कि वजन नियंत्रण रखना, और क्विट स्मोकिंग मतलब स्मोकिंग धूम्रपान नहीं करना है पेशेंट को, ये प्रिवेंशन से। आइए मेडिसिन समझते। सबसे पहले जो एनएसडीआई पेन इन्फ्लामेशन जो है, दर्द है, उसके निवारण के सबसे पहली जो मेडिसिन आती है डाइक्लोफेनेक टेबलेट। डोजेस बात करो तो 50 mg की टेबलेट होती है या 75 mg का इंजेक्शन होता है, जो कि पेशेंट की नीड दर्द के अकॉर्डिंग यूज किया जा सकता है। इसमें जो बेसिकली प्रिकॉशंस है, स्टमक इरिटेशन और अवॉइडिंग अल्सर, अल्सर में नहीं लेना, स्टमक इरिटेशन में आपको नहीं लेना होती है दवाई, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसमें जो पैरासीटामोल एंड डाइक्लोफेनेक दोनों का मिक्स कंपोजिशन है। एसिक्लोफेनेक भी अच्छा पेन किलर ऑप्शन बनता है अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो रही हो तो। डोजेस बेसिकली 100 mg की जो टैबलेट है वो इस्तेमाल की जाएगी। ओडी दे सकते हो बीडीबी पेशेंट में, दिन में एक बार या 2 बार पेशेंट की नीड के जरूरत के हिसाब से यूज की जाएगी। प्रिकॉशंस जो होती है बेसिकली सेफर फॉर द स्टमक देन, सेफ होती है डाइक्लोफेनेक के कंपैरिजन ये, जो सेफ होती है सावधानी, पेट में जलन कम होना, इसके अलावा आपके डाइक्लोफेनेक से बेहतर ये दवाई मानी जाती है एसेक्लोफेनेक। अब कुछ ओपियोइड पेन किलर भी होते हैं, बहुत सीवियर हद से ज्यादा अत्यधिक पेन हो तो ट्रामाडोल इंजेक्शन यूज हो सकता है। डोज बेसिकली 50 से 100 mg तक रहता है, जितनी मरीज को नीड हो, जितनी मरीज को आवश्यकता हो उसके हिसाब से 6 से 8 घंटे तक इसका असर रहता है। ये बेसिकली ड्रोनस और एसिडिक रिस्क हो सकती है इसमें, एडिशन मतलब ड्रोनस मतलब नींद आना, चक्कर आना, ये सारी समस्या इसमें हो सकती है क्योंकि ओपियोइड क्लास का इंजेक्शन होता है ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड। इसके अलावा बात करूं तो मसल रिलैक्सेंट होता है, कुछ मसल रिलैक्सेंट मांसपेशियों का अकड़ना, उनका रिलैक्सेशन के लिए यूज करें हम लोग बेसिकली टिजानिडिन। जो टेजानिडिन जो होती है बेसिकली इसका जो डोज बनता है 2 to 4 mg रहता है, 2 mg से 4 mg तक पेशेंट की जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया जाएगा। प्रिकॉशन कैन बी लोअर बीपी, जिसका बीपी कम है सावधानी से इस्तेमाल करना है। कॉज डिजीनेस, चक्कर वगैरह आ सकते हैं साइड इफेक्ट इसके अगर होंगे तो, ठीक है। टीजानिडीन के नाम पे या टीजान के नाम से मिल जाएगा आपको, जो बेसिकली इसके अंदर जो कंपोजिशन है टीजानिडीन टेबलेट है, ये 2 mg की टेबलेट आपकी अवेलेबल होती है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है न्यूरोपैथिक पेन, अगर मान लीजिए हाथों में नमनस होना, सुन्नी टाइप की अगर ऐसी कोई इंजेक्शन है तो है आपका प्रीगेबालिन का जो टैबलेट बनता है 75 से 150 mg तक का प्रीगेबालिन मिलता है। 75 mg अकॉर्डिंग टू नीड, पेशेंट की आवश्यकता के हिसाब से इस्तेमाल किया जाएगा। स्लीपनेस, नींद आ सकती है, वेट गेन, पेशेंट का वजन बढ़ सकता है इस टैबलेट को देने से, तो ये चीज भी आपको साइड इफेक्ट में एडिशनली आपको बताते हुए चल रहा हूं। न्यूरोपैथिक पेन में एक और प्रीगेबालिन, गाबापेंटिन, गाबापेंटिन भी काफी अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रिकॉशन बेसिकली डोजेस इसके 300 से 600 mg तक पेशेंट की जरूरत के हिसाब से यूज ये किया जाता है। प्रिकॉशन बेसिकली स्टार्ट लो कॉज डिजीनेस, मतलब जो प्रिकॉशन जो होता है स्टार्ट लो कम देना है आपको, कॉज डिजीनेस, चक्कर वगैरह आना, ऐसी दिक्कतें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा न्यूरो विटामिन कुछ होते हैं जैसे कि मिथाइल कोबालामिन होता है, विटामिन B12, B12, जो बेसिकली इसका जो डोज है 500 से 15 mcg बनता है। इंप्रूव नर्व इन्फेक्शन, बेसिकली इसका जो यूज क्या है, ये नर्व के जो फंक्शन है, जो फंक्शनिंग बिगड़ रही है, सुनपन हो रहा है, उसको ये बेसिकली ठीक करेगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुछ स्टेरॉइड, पहली चीज है स्टेरॉइड बहुत नीड होने पर इसके साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। स्टेरॉइड मतलब बहुत केयरफुली यूज, मिथाइल प्रेडनिसोलोन के जो इंजेक्शन आते हैं, मिथाइल प्रेडनिसोलोन जो है यूज किया जा सकता है पेशेंट के अंदर, इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। नर्व का जो इन्फ्लामेशन है उसमें रिलीफ करता है, नर्व जो इन्फ्लामेशन हो रही है उसको ठीक ये करेगा। आई होप कि आपको ये पूरा मेडिसिन ट्रीटमेंट समझ में आया होगा। डिटेल से पीडीएफ आपको ये चाहिए, इंडियन मेडिकल लेक्चर ऐप डाउनलोड कर लो, ये कोर्स आपको परचेस करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। आप प्रैक्टिशनर हो, डॉक्टर हो, फार्मासिस्ट हो, मेडिकल किसी भी फील्ड से हो, सब्जेक्ट भी पढ़ाएंगे, मेडिसिन, डिसीज ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल नॉलेज, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में पढ़ाएंगे। हमारी बुक भी मिलेगी पीडीएफ के फॉर्म में, 950 प्राइस है, 1 साल की वैलिडिटी है, सारा एप्लीकेशन में डिटेल मिल जाएगी। ये व्हाट्सएप नंबर पे आप हाई भेजोगे तब भी हम आपको लिंक भेज देंगे व्हाट्सएप पे, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में ऑलरेडी लिंक अवेलेबल
होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।